जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि जब तक आप ना सामने वाले के साथ पंगा लेने के लिए तैयार नहीं होंगे ना, तब तक आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यदि मैं बैंक नहीं छोड़ता तो 30-40 हजार की नौकरी, 50 हजार की नौकरी, बुढ़ापे तक कितना मिलता मुझे? 1 लाख रुपए। मुझे सिर्फ चिंता एक बात की होती थी जो हर इंसान को होना चाहिए, मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा कि मैं ये बिल्कुल। नहीं कर पाया, इसका मतलब मैं लायक नहीं हूँ। कि यार किसी को भी इंग्लिश सुन लेता था ना मैं बोलते हुए, तो मैं वहीं खड़ा हो जाता था और ऐसे देखता था, यार क्या इंग्लिश बोल रहा है, यार क्या बंदा है या बंदी है। मैं जहां पर बैठा हूँ ना, इसके पीछे यदि मैं आपको दिखा दूं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ओ बाप रे, मैं मतलब थोड़ी सी झलकी दिखा देता हूँ कि असली रिस्क का मजा, जो दिल में धक-धक होती है, उसका मजा तब है जब आप सबसे टॉप पे हो और उसके बाद कोई बड़ा रिस्क लो। हर 5 साल में 4-5 साल में काम बदल देता हूँ। ये 5वां साल चल रहा है मेरा। यूट्यूब छोड़ रहे हैं आप अ, ग्रंथों पे? आह, हाँ, मतलब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इधर आपको शायद मेरे बारे में पता होगा कि मैं सिर्फ 12th पढ़ा लिखा हूँ। मतलब 12th के बाद मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। ये पता है आपको? नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बड़ी खुशी है, इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। मैंने कई वीडियोस आपके देखे हैं और सबसे ज्यादा अगर मैंने वीडियो आपके देखे हैं तो वो शॉर्ट वीडियोस होते हैं। तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे बहुत दिन बाद, मुझे लगता है आप बहुत पहले से यूट्यूब पे थे और मुझे बहुत दिन बाद पता चला आपका यूट्यूब चैनल। फिर मैंने देखा और मुझे अचानक से याद आया कि अरे इनको तो मैं बहुत पहले शॉर्ट वीडियो में देखती थी। चेहरा पहचाना लगा। और उसके बाद मैं लगातार आपके वीडियोस को फॉलो करती हूँ और पहले मैं बातचीत में थोड़ा बातूनी बहुत ज्यादा हूँ। पहले आपका स्वागत है। बहुत अच्छा थैंक लग यू। रहा है मयंक जी आपसे मिलके। कैसे हैं आप? थैंक यू पल्लवी। पल्लवी जी मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ आप और आपकी पूरी टीम बढ़िया होंगे और अच्छे से होंगे। बिल्कुल। और जब अभी जी। बातचीत हो रही थी कि आपका इंटरव्यू वगैरह हमें करना है और हम लोग ऐसे शूट करेंगे, तो फिर मैं अपने टीम के लोगों के पास आपका वीडियो खोल के और ले जाके पूछ रही थी, इनको जानते हो, इनको जानते हो? तो फिर हमारी टीम के हैं आर्यन, इन्होंने कहा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे चैनल में देखे मैं सब्सक्राइब करके रखा हूँ और मैं बहुत ज्यादा हाँ, वीडियो देखता हूँ। तो फिर मैं बस अच्छा। इसलिए बस एक मेरी उत्सुकता थी कि मैं सबसे पूछूं कि मतलब जानते हो या नहीं जानते हो या नहीं। तो बड़ा अच्छा लगा कि मेरी टीम में अभी कम से कम 12 लोग हैं यहाँ पे प्रेजेंट है और उसमें से 12 लोग में से 11 लोग आपको जानते थे, एक नहीं जानते थे चलिए, क्योंकि वो सोशल मीडिया कम चलाते हैं। तो मुझे कोई बहुत बात खुशी है कि नहीं। इतने पॉपुलर शख्स के साथ मैं आज बैठी हूँ। नहीं नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर मुझे इनवाइट किया है और आशा करता हूँ कि आज का जो उद्देश्य है हमारा युवाओं के साथ जुड़कर कुछ उनको गाइड करे लाइफ के बारे में, वो पूरा सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल। जी एक बातचीत शुरुआत करती हूँ। मैंने जो स्टॉक पे जी आपका वीडियो देखा था, वहाँ पे जी। आप अपनी कहानी बता रहे थे, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, फिर किस किस तरीके की परेशानी आई, फिर कैसे आप एकदम एवरेज, बिलो एवरेज बच्चे थे और फिर आपने हम्म, पढ़ाई अच्छे से की और फिर आपने उसी स्कूल में टॉप किया जिसमें आप फेल हुए थे। तो ये हाँ, कहानी फेल आपकी होके मुझे गया लगता था। है, जी जी, मैक्सिमम लोगों को पता है। मैं जी कुछ और सुनना चाहती हूँ आपकी जिंदगी में। जैसे आप बता रहे थे कि पिता मैकेनिक थे, तो घर की आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी नहीं रही होगी, मतलब एक सामान्य परिवार में जैसी होती है या गरीब जी। परिवार में जैसी होती है वैसी स्थिति रही होगी। मुझे एक हाँ। बात बताइए ना, जब मैं आपकी स्टोरी सुन रही थी तो एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, मतलब हम्म। सरकारी नौकरी दो दो बार हाथ में आई और आपने ठुकरा दिया, मतलब परिवार की तरफ से प्रेशर नहीं आया क्या कि नहीं करना है बेटा, हम नहीं बोझ उठाएंगे तुम्हारा, ऐसा कुछ? आज आज ही ये बात घर में चल रही थी। घर में मतलब मैं अपनी टीम को, अपने भाई को, सबको समझाता रहता हूँ ये चीजें कि ना मेरे भाई को, मेरा जो छोटा भाई है उसको अभी भी कार चलाना नहीं आता है ना, और अच्छा। कुछ सालों पहले ही वो बाइक चलाना सीखा है। तो मैं उसको यही समझा रहा था जो आप सभी को समझाना चाहूंगा, मतलब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और जितने भी लोग लाइफ में ना आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमेशा याद रखना। तो मैं जैसे कहता हूँ उसी अंदाज में कह देता हूँ कि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि जब तक आप रेबल नहीं बनेंगे अपनी लाइफ में, आप ना सामने वाले के साथ पंगा लेने के लिए तैयार नहीं होंगे ना, तब तक आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं ना हमेशा बचपन से ही ना पंगेबाज व्यक्ति था। मैं अपने पिताजी के साथ बहुत पंगे लेता था। वो जिस चीज के लिए मना करते थे ना, मैं वो पहले ही करता था। वो कहते थे बाइक को हाथ नहीं लगाना, तो मैं पहले लगाता था और लेके जाता था। उस चक्कर में क्या होता था पल्लवी कि हमारी स्किल पॉलिश हो जाती है। एक्चुअल में कोई भी व्यक्ति कब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि वो किसी काम को खुद से ना करे। ठीक है। अब माँ बाप कैसे होते हैं? प्रोटेक्टिव होते हैं। उनको उनको चाहिए मेरा बच्चा, मेरा लाडला, मेरी लाडली खरी रहे। अब जैसे आप भी बाहर इंटरव्यूज लेने के लिए जाते होंगे तो समाज के लोग, घर के लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते होंगे ना। बिल्कुल लेकिन आप बिल्कुल। रेबेल हो। आप क्या हो? रेबेल हो। आप रुकी नहीं। उन्होंने कहा कोई कुछ भी कहे, मुझे तो जाना है। अब देखो आप गए,
प्रॉब्लम्स को फेस की, आपको समस्याएं समझ में आई कि कौन सी समस्या कैसे आती है, उसका समाधान कैसे करना है, और देखिए कि आप आज लोगों के बीच में बहुत आसानी से कंफर्टेबल होके जा सकती है। तो कुछ ऐसा ही मैंने भी किया कि घर वालों का काम है कहना और हमारा काम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपना काम करना है, जो अपना लक्ष्य है उस पर करते रहना है। क्योंकि शुरू में हर ठीक है, व्यक्ति लेकिन यही कहेगा। नहीं, वो ठीक है, वो मैं समझ सकती हूँ कि माता पिता समझ पाते हैं बच्चों के सपने और शायद उनके साथ खड़े होते हैं, लेकिन वो जो नहीं आस समझते, पड़ोस वाले, नहीं तब भी घर थोड़ा वाले भी मोड़ा नहीं समझ जाते समझते। हैं। अच्छा, नहीं ये तो ठीक है, लेकिन तब भी माँ बाप का थोड़ा झुकाव बच्चों की तरफ होता है, मान लेते हैं 10% भी होता है। अगल बगल वाले वो नहीं कहते थे कि मतलब गजब टाइप का लड़का है, पिता की परेशानी नहीं देख रहा है, धूप में पिता इतना मेहनत करते हैं, शाम को थक हार के आते हैं, और ये लड़का, इसको नौकरी मिल रही है, ये छोड़ रहा है, ऐसा। गालियां दी जाती थी एक्चुअल में, मैं आपको वो गालियां दे के नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में गालियां दी जाती थी कि BCM सब है ये, क्यों है, क्योंकि ये समझ नहीं रहा है, और लिखित में भी कई लोग देने को तैयार थे कि हम लिखित में दे सकते हैं कि आगे बर्बाद हो जाएगा, ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर ठप्पा लगा पाएगा। हुआ था। हाँ मतलब ठप्पा लग गया था, बचपन से ना, नालायक क्योंकि लड़का। हम, हाँ क्योंकि हम 7th में सप्लीमेंट्री आ चुकी थी, 9th में हम सप्लीमेंट्री आई थी, मैथ्स की परीक्षा पास नहीं कर पाए थे, फेल हो गए थे, तो सबको पहले लगा कि ये तो वैसे ही गया है, अब तो ये गैरेज के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। फिर जब हम धीरे धीरे अपने आप को चेंज करने लगे, बहुत बदलाव किया मैंने अपने अंदर, और 4 साल के अंदर इतना बदलाव हो गया कि 12th की परीक्षा ही दी थी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2008 में 18,000 वैकेंसी आई थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। सब लोगों का दिमाग फटा का फटा रह गया, 4 साल पहले तो ये लड़का फेल हो गया था। हाँ वही तो सबने सोचा कि चलो ठीक है, अब जो भी हुआ ठीक हुआ, और चलो अब ये नौकरी वोकरी कर लेगा या और आगे तैयारी करेगा, जैसे भी इसको कर। लेकिन मैं वहां से ना, और मैंने कहा चलो अभी पता चल गया है कि लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ये मुझे पता चल चुका था। और अभी रिसेंट में मेरा एक सेमिनार था, उसमें मैंने ये बात कही थी कि जब भी ना आपको अगला वाला कदम उठाना है, तो आपको ना पिछला वाला पांव उठा के आगे रखना ही पड़ेगा। आप चाहो दोनों पांव वहीं रहे और मेरा अगला कदम भी बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। तो वो अगले कदम है। यदि मैं बैंक नहीं छोड़ता तो वो 30-40 हजार की नौकरी, 50 हजार की नौकरी, बुढ़ापे तक कितना मिलता मुझे, 1 लाख रुपए। लेकिन 1 लाख रुपए भी हमारा खर्चा होता होगा शायद महीने का, 1-1.5 लाख रुपए का वो खर्चा है हमारा। तो जितना मैं कमाता उससे ज्यादा मैं आज खर्च कर देता हूँ। तो यदि वो कर लेता तो आज यहाँ कहाँ होता, आपसे कहाँ बात हो रही हो पाती, या इतने लोगों का जीवन कैसे बदल पाता मैं। इस बात से तो 2 सवाल निकल सकता है। पहला ये कि अभी कितना कमाते हैं, ये बड़ा कॉमन सा सवाल है, और अभी तक बहुत बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन जितने भी मेरे इंटरव्यू है उसमें ये सवाल बार बार पूछा जाता है, बड़ा घिसा पिटा सा सवाल है। देख, बहुत ही सिंपल सी बात बता देता हूँ कि कमाई जो है, आप क्योंकि आप भी सोशल मीडिया से, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम लोगों की कमाई कभी भी फिक्स नहीं रहती, क्योंकि हर मंथ के हिसाब से एडवर्टीजमेंट का तरीका बदलता है। त्योहार पे हमारे जो वीडियो होते हैं उन पे एड ज्यादा चलते हैं, प्रमोशन ज्यादा मिलते हैं। जब ऑफ सीजन जाते हैं हम लोग, जैसे जनवरी फरवरी मार्च का जो महीना होता है वो ऑफ सीजन का होता है हम लोगों के लिए, उसमें पेमेंट कम होता है। लेकिन हाँ, हम इतना कमा पाते हैं कि अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपने एम्प्लॉयज को खुश रख सके, उनको अच्छे से सैलरी दे पाए, अपनी जो जितनी भी नीड्स है उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाए, तो बहुत अच्छा कमा लेते हैं। यही आंसर मतलब आपके तो मैंने कई वीडियोस देखे हैं जिसमें आप कहते हैं कि किसी बड़ी कंपनी में नौकर बनने से अच्छा है छोटी सी कंपनी में मालिक बन जाओ। तो वही मालिक हूं मैं। उसको आपने चरितार्थ भी किया है, करके भी दिखाया आपने। मतलब बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं बैठ के, और आपको नौकरी मिली सामने से, फिर आपने ठुकरा दी। मतलब मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि आप फॉर्म फिल करते, मुझे लगता था परिवार वालों को प्रूफ करने के लिए कि देखो भाई नौकरी मिल सकती है मुझे, मैं नालायक बच्चा नहीं हूँ। पल्लवी, एक्चुअल में परिवार वालों से मेरे को इतना टेंशन नहीं था। परिवार वालों का, अगर मैं जब छोटा था ना, तब से ही मेरे अंदर एक चीज तो बहुत अच्छी थी मेरे अंदर, कि मैं किसी की चिंता नहीं करता था। एक्चुअल में जब सलमान खान की मूवी आई थी तेरे नाम, तो मैंने इतने बड़े बाल कर लिए थे, एक्चुअल में कर लिए थे, तो मुझे वो चिंता नहीं होती थी कि भाई लोग क्या सोचेंगे, परिवार वाले। मुझे सिर्फ चिंता एक बात की होती थी, जो हर इंसान को होना चाहिए। वो चिंता क्या थी कि मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा, कि मैं ये नहीं कर पाया इसका मतलब मैं लायक नहीं हूं। परिवार वालों का क्या है यार, रिश्तेदारों का क्या है, कुछ नहीं है। मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए ये सब चीजें करता था। एक्चुअल में क्या हुआ था, जब मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो गया था, उसके बाद
कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि मुझे ना अपना घर छोड़ना पड़ गया, मतलब मैं थोड़ा सा घर से चला गया था, भाग गया था, उसको कहते नहीं, ये एक सवाल है कि आप बार बार घर ही छोड़ के क्यों चले जाते हैं? ऐसा कौन सा पर्वत पे आप सन्यासी बन के पूजा वूजा करके आते हैं कि फिर आपको एकदम समझ आ जाता है कि अब लाइफ में ये करना है? जैसे लोग, मैं बता रही हूँ, जैसे हमारे कल्चर में ये है, हमारी संस्कृति ऐसी रही है कि लोग जाते हैं पर्वत पे, साधना वगैरह करते हैं और ज्ञान लेके आते हैं। तो जब भी आपके साथ प्रॉब्लम आती है, आप घर छोड़ के जाते हैं सबसे पहले। कहाँ जाते हैं भाई? घर छोड़ के आप कहाँ चले जाते हैं? यदि आपने मोदी जी का भी कुछ इंटरव्यूज देखे हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मोदी जी भी कभी गए हैं, वो हिमालय पे रहे हैं कई सालों तक, लेकिन जब भी उनसे रिवील करने को कहा जाता है तो वो कहते हैं कि वक्त आने पे करूंगा। एक्चुअली वो क्यों कहा जाता वक्त है? आने पे बताएंगे। हाँ हाँ, क्योंकि वो लाइफ का एक ऐसा फेज है कि कई लोग उससे इंस्पायर भी हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो ऐसा कुछ कदम उठाए लाइफ में। आज मुझे बहुत सारे लोग सुनते हैं, मैं कुछ ऐसी बात कह दूं जो उनके दिमाग में बैठ जाए और अभी कई लोग अपना घर छोड़ दें तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने जब छोड़ा था, या हम लोग ने जब छोड़ा था, तो कोई प्रॉमिस करके अपने आप को ना बहुत बड़ा प्रॉमिस करके छोड़ा था, और उस प्रॉमिस को जब पूरा किया, हमें वो सीख मिल गई, वो चीज मिल गई, तब हम अपने अपने डेस्टिनेशन पर वापस भी आ गए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमने घर छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे रिबेल हो गए कि हम कभी आएंगे ही नहीं। वो वक्त के साथ कुछ ना कुछ होता है, ऐसा होता है, वक्त आपको सिखाता है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाती है। पहले हमें लगता है कि घर वाले बुरे हैं, वो हमको समझते नहीं है। जब आप घर से बाहर भागते हैं तब समझ में आता है कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट वही है, उनके अलावा कुछ हो नहीं सकता आपका। तो ये सारे लेसन अब मुझे तो समझ में आ गए थे टाइम पे, हो सकता है किसी को ना आए, तो वो चीज है इसके अंदर। बचपना कैसा रहा होगा आपका? परिवार में एक भाई एक बहन है, अगर मैं सही हूँ तो? हाँ, एक और छोटा भाई है, बहन की शादी हो गई, हम 3 भाई बहन है, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो बचपना बहुत ज्यादा कठिन था, बहुत ज्यादा कठिन था, क्योंकि हम जैसे आपने सही पहचाना कि मैं मिडिल क्लास फैमिली होती, पुअर फैमिली होती है, तो हम पुअर से भी थोड़ा ज्यादा पुअर वाले थे, क्योंकि हमारा जो घर था वो टीन वाला घर था जिसमें पानी गिरता था। तो अभी जैसे पानी रेनी सीजन है तो पूरा ऊपर से पंखे के पास से कुछ छेद होते थे उसको टीन को बांधने के लिए, तो वहां से पानी गिरता था, हम उसी में सोते थे। बारिश के सीजन में आपको पता होगा, चींटे मकोड़े आपको पता होगा बहुत अच्छे से, काले वाले, है ना, पूरे घर में वो आ जाते थे। बिस्तर नहीं होता था तो हम नीचे ही सोते थे, तो कई बार रात को नींद भी नहीं आती थी। सब झेला, सब हुआ, लेकिन क्यों हम उस टाइम बहुत छोटे थे तो उतना ज्यादा फील नहीं होता था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, हमें लगा यही लाइफ है। क्योंकि कई बार घर में ना हम सोते रहते थे, सांप निकल के हमारे साथ, ये रियल बता रहा हूँ मैं, कई बार सांप निकल के, क्योंकि कच्चे घर में सोते थे, कई बार ऐसे हुआ कि हम सुबह उठे, मिट्टी वाले घर में अक्सर निकल जाते हैं सांप, मिट्टी वाले घर में अक्सर निकलते हैं। तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता था कि 2 सांप निकल रहे हैं, ऐसे भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, हम कहते थे अच्छा है। वो हमारे लिए एक नॉर्मल लाइफ हो गई थी। तो जीवन काफी कठिन था, क्योंकि पिताजी मैकेनिक थे, और जब गाड़ी का, यदि आपको पता हो, थोड़ा सा नॉलेज हो, तो इंजन जब बनाते हैं तो थोड़ा सा आपको टाइट प्रोसेस होता है, क्योंकि एक भी चीज उसने नहीं डाली तो पूरा इंजन फिर से खोलना पड़ेगा। तो मेरे पिताजी का ये नियम था कि जब भी किसी गाड़ी का इंजन बनाना होता था तो रात में बनाते थे, मतलब जल्दी उठ के 3-4 बजे उठ जाते थे। अब 3-4 बजे ना कोई हेल्पर नहीं आता था, दिन में तो हेल्पर होते थे काम करने के लिए, लेकिन सुबह 3-4 बजे उनको कोई हेल्पर नहीं मिलता था कि भाई चल दो हमारे साथ और मेरे साथ काम करवाने लगो। तो मेरे पिताजी क्या करते थे, मैं घर का बड़ा था तो वो मुझे लेके जाते थे, जिम्मेदारी थी। हाँ, कि चलो गैरेज अभी तुमको चलना है और अभी ना ये सब करना है। अब हम तो छोटे होते थे तो हमें समझ सकते हो ना कितना पहाड़ टूटता हुआ कि क्या पिता है यार, ये क्या बाप है। तो वैसे नींद खराब कर दे, अरे बहुत परेशानी होती। हाँ, नींद खराब करते थे वहां तक तो ठीक है पल्लवी, पर दिक्कत क्या होती थी कि उन्होंने कहा कि 10 का पाना दो, और यदि, क्योंकि छोटे थे तो नहीं समझ में आता था, और 10 का पाना तुरंत उनके हाथ में नहीं मिला तो जो भी उनके हाथ में होता था वो आपके हाथ में पड़ता था, मतलब आपको मार भी पड़ जाती थी। तो उस टाइम बड़ा बुरा लगता था कि यार क्या जल्लाद पिता मिले हैं। लेकिन आज समझ में आता है कि यदि वो वैसे नहीं होते तो शायद हम इतना सीख नहीं पाते, हमारी लाइफ इतनी अच्छी नहीं हो पाती। पर्सनली मैं इतना अच्छा इंसान नहीं बन पाता, क्योंकि मैंने कठिनाइयां देखी है। तो मेरे पास ना, जब चेन टाइट होती है ना गाड़ी की, आज आप भी कुछ सुधरवाने जाते होंगे तो आप भी कभी ऐसा होता होगा ना कभी कभी कि यार थोड़ा सा तो काम किया, बाद में पैसे ले लेना, ऐसा होता होगा मन में कि यार थोड़ा सा तो काम किया, चेन ही तो टाइट की है, 5 रुपए तो है, बाद में ले लेना। लेकिन वही 5 रुपए हम वेट करते थे कि भाई चेन टाइट की है, 5 रुपए तो दो। हाँ, वही लगता था 5 रुपए इतनी बड़ी रकम थोड़ी है, किसी को इतना ही क्या जरूरत होगा। लेकिन हमको तो थी ना, हम तो चेन टाइट कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए क्या हो गया कि हमने काम किया है तो चाहे 5 रुपए मिले चाहे 10 रुपए मिले, लेकिन हम वेट करते थे। और उस टाइम पे जब कोई ऐसा कह देता था ना कि अरे बाद में ले लेना,
अब वो अपना ही कस्टमर है तो क्या कहें उसको, ठीक है भैया बाद में ले लेंगे। अब बात कुछ होता है क्या दुकानदारी में, कुछ नहीं होता। तो ऐसी लाइफ देखी है, लेकिन अभी अच्छी लाइफ है। अच्छा, मुझे अभी बातचीत में ये बात तो समझ आ रही है, ये लाइन थोड़ी सी अच्छी भी लग रही है इस समय कहते वक्त कि बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो जितनी परेशानी आप झेल रहे थे, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कारण बना होगा लाइफ में और ज्यादा परेशानी उठाने की, क्योंकि आप इससे ज्यादा बुरा क्या ही देखेंगे कि पिता को सुबह धूप में जलते देख रहे हैं, रात की नींद खराब करते देख रहे हैं। तो फिर आप जब उससे अपना काम का कंपेयर करेंगे, अपने पिता के काम से अपने काम का कंपेयर करेंगे, तो आपको यही लगेगा कि मैं थोड़ा कम ही कर रहा हूँ, पिता ज्यादा मेहनत करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है आप थोड़ा और ज्यादा मेहनत कर पा रहे होंगे। पल्लवी, जब हम छोटे होते तो ये हमको इतना, जो आपने लाइन कही वो शायद हमको इतना समझ में नहीं आता कि पिता इतनी धूप में काम कर रहे हैं, अंटिल नहीं, लेकिन पिता बाहर हमसे निकलने के धूप बाद में काम कर रहे हैं। नहीं, अंटिल पिता हमसे काम कर, क्योंकि मेरे पिता कैसे थे ना, वो मुझसे ही काम करवाते थे, दिन दिन भर दुकान में रखते थे हमको। तो जो वो सहते थे सेम हमको फील करवाते थे कि बेटा शाम को आके मुझसे बोलोगे ना कि स्कूल की फीस दे दो, तो वो स्कूल की फीस ऐसे मिलती है, वो हमको सिखाते थे। तो हमको उस समय समझ नहीं आता था कि ये क्यों काम करवा रहे हैं। पर जब बड़े हुए, खुद से पैसा, जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि 9th के बाद मैंने अपने पापा से कभी भी पैसा नहीं लिया। 9th क्लास से मैंने अपनी खुद का सब करना शुरू कर दिया था, क्योंकि 9th क्लास से ना मुझे समझ में आ गया था पैसे कैसे कमाते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है, कैसे खर्चा करना चाहिए। आज मैं चाहे लाखों रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन अभी भी फिजूल पता है, खर्ची नहीं करते होंगे आप कभी? फिजूल खर्ची नहीं करते होंगे कभी? आज भी मेरी मम्मी जब पैसे मांगती है तो वो डरती है कि इसे पैसे मांगू कि नहीं मांगू, क्योंकि इसकी ओर से 4 डायलॉग आएंगे कि क्यों चाहिए, क्या काम है, ये चीज लेने की क्या जरूरत है। सही बात है, सही और बात है। वो मैं सीखा अपने पिता से, क्योंकि पिता ऐसे थे, तो वो शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी आया। अच्छा, टीम वाले नहीं कहते थोड़ा कंजूस है कि मतलब नहीं, इतना कौन करता है? अच्छा, वो भी समझते हैं नहीं, आपको? क्योंकि नहीं, समझने की बात नहीं है। मैं अपने लिए वो मितव्ययिता रखता हूँ, मैं अपने टीम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मेरे जो जैसे इक्विपमेंट लेना है, मतलब टीम के लिए कुछ लेना है, उसमें कभी कंजूसी नहीं करता हूँ। वो तो मैं पहला प्रायोरिटी पे, मतलब जैसे मुझे पता है कि आईपैड 1.5 लाख का है, लेकिन ये मेरे काम का है, तो मैं एक सेकंड भी नहीं सोचूंगा और वो आईपैड मेरे साथ होगा। ये इसमें कोई कंजूसी नहीं। जब मुझे पता था कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, कैमरे की जरूरत है, तो मैं 30-40 हजार का कैमरा नहीं लेके आया, मैं 1 लाख का सीधा कैमरा लेके आया, क्योंकि मुझे पता है क्वालिटी अच्छी थे। जब आप मेरे वीडियोस की क्वालिटी देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार एकदम बढ़िया, परफेक्ट, अच्छा वीडियो है। तैयारी कर रहे थे जॉब के लिए, फिर अचानक से यूट्यूब कहाँ से प्लान में आ गया कि यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे? जैसे मैंने आपके जितने भी क्या बोलते हैं, जितने भी इंटरव्यूज तो है ही नहीं, इंटरव्यूज तो आपके बहुत कम है। जितना जो स्टॉक पे भी सुना मैंने, 1-2 आपकी बायोग्राफी वगैरह पढ़ी, उसमें सीधे ये आ जाता है कि आप तैयारी करते करते अचानक से कैमरा और माइक ले आए। ऐसे तो नहीं हुआ होगा। वो पॉइंट बताइए, कैसे अचानक से मन में आया कि ऐसे वीडियो बनाएंगे? किसको देखा होगा आपने पहली बार? नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। 2008 में जब 18,000 वैकेंसी आई, तब मैंने ना अपनी तैयारी शुरू की थी, मतलब 4 साल पहले, मतलब जब 9th फेल हो गया था, जब फिर से 9th पढ़ना शुरू किया था ना, उसके बाद से मेरे अंदर एक चस्का लग गया कि नहीं, अभी तो लाइफ में कुछ अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है कुछ। तो 9th, 10th, 11th और 12th, ये चारों क्लासेस में मैंने पढ़ाया भी और पढ़ा भी। एक इंस्टीट्यूट मिल गया था मुझे जहां पर मैं पढ़ा भी सकता था और पढ़ भी सकता था। तो मैं इतना भरोसा जता रहे थे? नहीं, जैसे कि आपने अपने कई वीडियोस में बताया भी है कि आपको लोग मानते थे कि ये तो फेल्योर टाइप इंसान है, फेल होता रहता है। तो आपकी जिस संस्था के बारे में आप बता रहे हैं, उन्होंने इतना भरोसा किया, वो एकेडमी इतना भरोसा कर रही थी कि एक फेल होने वाले बच्चे को पढ़ाने का मौका दे रही है। कैसे? उसके पीछे ये वाली इंटरेस्टिंग कहानी है कि जैसे ही मैंने इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ज्वाइन की थी, क्योंकि ना मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा लिखा था बचपन से और फेलियर था, तो एक्चुअली मेरे अंदर ना इंग्लिश को लेके बड़ा वो होता है ना कि यार किसी को भी इंग्लिश सुन लेता था ना मैं बोलते हुए, तो मैं वहीं खड़ा हो जाता था और ऐसे देखता था, यार क्या इंग्लिश बोल रहा है, यार क्या बंदा है या बंदी है। तो मुझे बड़ा शौक आता था। एलियन टाइप लोग लगते हैं वो, यूपी बोर्ड के बच्चों को अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे एलियन टाइप लगते हैं थोड़ा, कह रहे यार गजब। तो मेरे अंदर बचपन से एक कीड़ा है कि मैं किसी को भी कुछ भी करते हुए देख लूं और मुझे यदि एक बार मन में आ जाए कि मुझे वो करना है, तो मैं करके रहता हूं। और अभी आपको दिखाऊंगा भी कि मैंने बहुत सारी चीजें किया। तो मैं क्या करता हूं
कि इंग्लिश बोलते हुए किसी को सुनता हूँ और मुझे लगता है कि मैं फेल हो चुका हूँ, अभी लाइफ में कुछ चेंज करना है, तो सबसे पहला चेंज जो 9th फेल होने के बाद मैं करता हूँ वो करता हूँ इंग्लिश स्पोकन क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ। और मैं खुद के लिए लक्ष्य बनाता हूँ कि जल्दी से जल्दी इंग्लिश स्पोकन सीखना है, मतलब इंग्लिश बोलना सीखना है। तो मैं क्या करता हूँ, उस संस्थान में जहाँ पे कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी होती है उसको ज्वाइन कर लेता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। कहानी यहाँ से शुरू होती है, शुरू करता हूँ इंग्लिश सीखना, अभी कंपटीशन एग्जाम की कोई बात नहीं है। तो मैं टीचर के पास, अपने गुरु के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि गुरुजी इंग्लिश सीखना है। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है आप बैच में आ जाओ। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं सीखना है, आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ पर कितने बैचेस चलते हैं। उन्होंने कहा 5। तो मैंने कहा मुझे सारे बैचेस में बैठना है, आप बताओ फीस कितनी होगी। उन्होंने ध्यान से देखा मेरे को कि किसी ने आज तक ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो मैंने बोला मेरे को जल्दी जल्दी इंग्लिश सीखना है और मुझे पता था कि जितने ज्यादा बैचेस में बैठूंगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा तो उतनी जल्दी सीख जाऊंगा। उन्होंने कहा कि सारे बैचेस में बैठ सकते हो, फीस उतनी ही लगेगी, 700 रुपए फीस थी, लेकिन एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। मैंने बोला क्या? उन्होंने कहा कि सारे बैचेस का होमवर्क करना पड़ेगा। मैंने बोला मैं रेडी हूँ। अब हुआ क्या कि समर वेकेशन, मतलब गर्मी की छुट्टी चल रही थी, तो उस 2.5-3 महीने में मैंने 5-5 बैचेस ज्वाइन किए, सुबह के 3, शाम के 2। और जैसे ही 3 महीने कंप्लीट हुए, उनके इंस्टीट्यूट के जितने भी बच्चे थे जो 5-5, 6-6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको सबको मैंने पार करके और अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख गया। और ये सबने देखा, फिर 50-100 जितने भी बच्चे थे उनने सबने देखा कि यार ये कमाल बंदा है, हमारे साथ ही आया था लेकिन देखो ये तो कितना आगे निकल गया। लेकिन जब सबको पता चला और मेरे गुरु को पता चला कि ये तो 9th फेल है और फिर इसने ये किया है, तब मेरी सिटी बहुत छोटी है, हरदा सिटी बहुत छोटी है, तो वहां पे मैं ऐसा फेमस हो गया कि यार देखो 9th फेल लड़का, उन्होंने मुझे फेमस किया है ना, कि उन्होंने पंपलेट में डालना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि देखो 9th फेल लड़के को हमने इतनी अच्छी अंग्रेजी सिखा दी। प्रचार होने लगा उनका कि मेरे गुरु ने कहा कि आप बच्चों के जीडी करवाओ, इनका स्पीच दिलवाओ, है ना, इनके साथ डिबेट करो। तो मुझे और मजा आने लगा। फिर धीरे से ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा इंग्लिश स्पोकन की थोड़ी थोड़ी क्लासेस लेने लगो। मैं छोटा था तो उन्होंने कहा कि तुम तो बड़े बड़े बच्चों की क्लासेस लो, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बोलने का कॉन्फिडेंस आ गया था। वहां से ये जर्नी शुरू हुई और फिर 9th, 10th, 11th और 12th इन चारों क्लासेस में 9th के बाद ही उन्होंने मुझे कह दिया कि बेटा अब तुम इंग्लिश तो तुम्हारी अच्छी हो रही है, तुम एक काम करो, तुम ना कंपटीशन एग्जाम की क्लासेस भी शुरू कर दो। मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो उन्होंने मुझसे बहुत कम फीस है, मतलब जो फीस चल रही होगी लगभग कम ही थी वो, उस फीस में उन्होंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू करवा दी। और 4 साल मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे मेरी मजाक ही मजाक में, मस्ती मस्ती में अच्छी तैयारी होगी। जैसे ही मेरा 12th का रिजल्ट आने वाला था उससे पहले ही उन्होंने कहा ये वैकेंसी आई है, फॉर्म डाल दो। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे बैंक निकालना है, कुछ करना है, कुछ सोच ही नहीं रहा था, बच्चा था मैं तो। 12th में आप जानते होंगे ना कितना छोटे बच्चे होते हैं। एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, भैया हो गया सिलेक्शन तुम्हारा। अरे मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है, मेरे को फिर भी नहीं था कि अरे बैंक। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मेरा सिलेक्शन हो गया, ये सारी चीजें हो गई, फिर हमारे गुरु ने थोड़ा हमको समझाया कि अभी सिलेक्शन नहीं लेना है, मतलब अभी थोड़ा और सीखना है तुम लोगों को और कुछ बड़ा बनना है। हमने कहा ठीक है अच्छी बात है। यहीं पे टर्निंग पॉइंट जो है मेरी लाइफ का आया था कि तब तक ना 4 साल में कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा हो गया था और हम काफी सक्सेसफुल हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि और भी बच्चे आ गए मेरे जैसे, फिर और भी बच्चे आने लगे ना कोचिंग में, बहुत सारे हो गए। जैसे मैंने 3 महीने में सीख ली तो किसी ने और 4-5 महीने में सीख ली। मैं अपने दोस्तों को भी लेके गया, तो उनका एक ग्रुप बन गया था हमारा, जो कि सब कोचिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट टीच करते थे, पढ़ाते थे। अब यहीं पे क्या हुआ कि 8-10 बच्चों का एक अच्छा ग्रुप बन गया कि तुम लोग ना, तुमको बहुत आगे लेके जाएंगे हम, ऐसा कुछ हुआ, हमारे गुरु ने कहा। तो उसकी क्लास होने वाली थी, कि स्पेशल क्लास लूंगा मैं सिर्फ तुम 10 बच्चों की। और मैं तो बड़ा एक्साइटेड था क्योंकि मुझे तो यही सब सीखना था। तो उस क्लास में क्या सिखाने वाले थे कि स्पीच कैसे दी जाती है और अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बना जाता है, लीडरशिप क्या होती है, लीडर कैसे बना जाता है। वो क्लास शाम को 6 बजे होती थी, मतलब होने वाली थी पहली क्लास, और पूरे महीने चलने वाली थी। उस क्लास में हम सिर्फ 10 बच्चे थे, वहां पर बैठे थे। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। हमारे गुरु आए 6:05 या 10 पर, और आते ही सबसे पहले कहा कि यार महेंद्र एक काम करो, तुम ना जाके नीचे बैठ जाओ, ऑफिस संभाल लो, क्योंकि यहाँ जो बातें होने वाली है वो तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर की होने वाली, तुमको समझ में नहीं आएगी ये बातें। ऐसा क्यों? क्योंकि आप छोटे थे, एज में छोटे थे इसलिए? नहीं, उसके पीछे थोड़ा सा पॉलिटिक्स था। वो 9th फेल थे इसलिए? 9th में फेल हो गए? नहीं, ये भी नहीं था। नहीं, ये भी हो नहीं, ये नहीं था। फिर ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या बाद में बताएं। हाँ बाद में, मतलब थोड़ी सी क्या होता है कि जहाँ पे
जहां पे 2 से ज्यादा इंसान मिलते हैं ना, वहां पे पॉलिटिक्स होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है। किसी भी संस्थान में जब 2 से ज्यादा लोग, 4 लोग, 10 लोग, जितने लोग बढ़ते हैं ना उतनी पॉलिटिक्स होती है। तो हुआ कुछ उस समय ऐसा कि उन्होंने मुझे मना किया, और मैं आज थैंकफुल हूं उनका कि उस समय उन्होंने मना किया। मैं नीचे गया क्योंकि मेरी तो धरती खिसक गई थी पाँव के नीचे से, क्योंकि जिस बच्चे ने 4 साल इतनी मेहनत की है वहां पे है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन 10 बच्चों में से 9 बच्चे वहां रहते भी नहीं थे। मैं 23 घंटे, 22 से 23 घंटे मैं सोता भी उसी संस्थान में था, मैं वहीं रहता था, मैं वहां की सफाई भी करता था, मैं वहां पर फीस भी, मैं सब कुछ करता था। वो मेरे लिए मंदिर था, वो मेरे लिए टेम्पल था, मेरे लिए मैं सब कुछ करता था। तो इसलिए ज्यादा दुख इसलिए हुआ कि यार मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ आपके लिए, और आपने मुझे जो मेन क्लास है जिसमें सबको बिठा रहे हो उसमें बैठने से मना कर दिया, निकाल दे रहे। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार ये तो दिल टूट गया। कोई नहीं, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। वो आपको अकेले मोटिवेट करते, आप ना जाने कितने लोगों को मोटिवेट कर रहा है। के बाद मैं घर छोड़कर चला, मतलब मैं घर आया, और जो लड़का इतने लंबे समय तक घर नहीं आता हो, मतलब 22-23 घंटे कोचिंग में रहता हो, और वही लड़का जब घर पे आ जाए और फिर से कोचिंग ना जाए, तो घर वाले परेशान हो गए। 3-4 दिन में कोचिंग नहीं गया, सब लोग परेशान हो गए, यार ये क्यों नहीं जा रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा है। तो मुझे भी थोड़ा सा दिल टूट गया था ना, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस एंग्जाइटी की तरफ चला गया था, थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था। तो मैंने फिर फैसला लिया कि नहीं यार, अभी कुछ बड़ा करके ही निकलना है, और मैं उस टाइम फिर घर छोड़ दिया था। लगभग 1 साल, अब इसको शॉर्टकट में समझाता हूँ। 1 साल मैं घर से बाहर रहा। 1 साल के बाद मैंने बहुत काम किए, दिन रात काम किए, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि घर वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। मैं घर वापस आया। घर वापस आने के बाद, अब फिर से सालों में समझा देता हूँ। 4 साल मैंने कोचिंग में पढ़ाई की, समझ में आ रहा है। 1 साल मैं घर छोड़ के भाग गया। वो कौन सा 1 साल था जिसमें मेरा कॉलेज शुरू होता, मतलब 5 साल हो गए। ठीक, 5 साल हो गए। घर जब आया तो घर वालों ने पूछा अब क्या करोगे, तो मैंने कहा मैं अपने पिताजी के साथ गैरेज ज्वाइन करूंगा। उसके बाद मैंने 2.5 साल, ये 3 उंगली दिखा रहा हूँ लेकिन 2.5 साल थे वो, 2.5 साल अपने पिताजी के साथ गैरेज पर काम किया। मतलब 5 और 3 लगभग कितने साल हो गए, 8 साल हो गए खत्म मेरे। और उसके बाद मेरी किसी छोटी सी बात पे फिर से पिताजी से लड़ाई होगी, छोटी सी बात थी, और उसके बाद मैं फिर से एक दिन के लिए फिर से थोड़ा सा भाग गया था घर से। और उसके बाद मैंने फिर से तैयारी शुरू की अपने आप को प्रूव करने के लिए कि गैरेज पे काम कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं अकलवर्दी हूँ, अभी भी मेरे अंदर उतनी अकल है, मुझे पता है सारी चीजें। फिर मैंने वो 2.5 साल गैरेज में काम करने के बाद 1 साल फिर से बच्चों को पढ़ाया, उस कोचिंग में नहीं, किसी और जगह जाके। हाँ, मैंने खुद भी पढ़ा, दूसरों को भी पढ़ाया, और उसके बाद मेरा सिंडिकेट बैंक में फिर से सिलेक्शन हुआ। और तब तक ये सब नाराजगी चल रही थी, 2.5-3 साल की बहुत ज्यादा नाराजगी चल रही थी। 1-1.5 साल मेरे पिताजी ने, माताजी ने, भाई बहन ने कभी, जब मैं गैरेज छोड़ के चला गया था ना दूसरा वाला 2.5 साल के बाद, तब मेरे घर वालों ने मुझसे 1-1.5 साल बात नहीं की थी। मैं एक ही घर में रहता था, सिर्फ यहाँ पे खाना खाना आता था, सोता था और वापस चला जाता था पढ़ने के लिए। 1-1.5 साल के बाद जब सिलेक्शन हुआ, मेरी बहन खुश हुई, मेरे भाई खुश हुए, मेरी मम्मी खुश हुई, लेकिन उसके बाद भी 6 महीने तक पिताजी ने बात नहीं की थी। तब मैंने वो बैंक छोड़ के अपना खुद का संस्थान खोल दिया, इसी सिटी में जहाँ पे मेरे गुरु का संस्थान था। मैंने अपना खुद का संस्थान खोल दिया। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग कहानी चालू हुई। उस साल से लेके आज तक, जो आपके प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर है कि आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, स्ट्रेस नहीं होता, उस साल से लेके जब से मैंने खुद की कोचिंग शुरू की आज तक, तो मैंने 6 साल कोचिंग चलाई। फिर कितने साल? 6 साल। और ये 4 साल हो गए मेरे को यूट्यूब पे, 10 साल हो गए। इन 10 सालों में मैंने अपने आप को कभी भी स्ट्रेस में नहीं पाया, एंजाइटी में नहीं पाया, डिप्रेशन में नहीं पाया, मुझे कभी तनाव नहीं हुआ। मैं हमेशा पॉजिटिव, खुश रहा। उसके पहले बहुत झेला है मैंने, बहुत रोया हूं मैं, बहुत परेशान रहा हूं। लेकिन वो 6 साल कोचिंग के, मैं बहुत सफलता से मैंने कोचिंग चलाई। मेरी 3-3 ब्रांचेस थी, बहुत सफलता पाई। और जिस सिटी में मेरे गुरु का संस्थान है, और वो 9 बच्चे अभी भी वहीं पे उनके लिए काम कर रहे थे, लेकिन मेरा अब खुद का संस्थान था। लेकिन ये जो मैंने अभी सवाल किया था आपसे कि टेंशन नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता, उससे पहले भी मैंने ये पूछा था कि अचानक से यूट्यूब की तरफ कैसे आ गए? एक आपकी एकेडमी थी, आप उसमें पढ़ा रहे थे, आप टीचर थे, फिर अचानक से कैमरा माइक ले आए और यूट्यूब की तरफ कैसे आ गए? अब कितने साल हो गए थे मुझे काम करते करते कोचिंग में? 6 साल। 6 साल से पढ़ा रहा था मैं। 2012-13 से शुरू किया था और 2017 के एंड तक बहुत अच्छी कोचिंग चल रही थी मेरी। मतलब मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था। अब क्या हुआ कि मैं पैसा तो बहुत अच्छा कमा रहा हूं, लेकिन मुझे बनना क्या था?
लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर, वो जो किताबें पढ़ रखी थी मैंने मेरी कोचिंग में बहुत सारी, जिस क्लास के लिए मुझे भगाया गया था, मुझे बनना तो वो था। अब कोचिंग में मैं स्पीच तो देता था, लेकिन 100 बच्चे, 150 बच्चे, उससे ज्यादा क्या ही स्पीच दे लोगे आप। वो गट, वो फीलिंग स्टेज वाली, मतलब कमा बहुत रहा था पर दिल में सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने कहा कि अब फिर से बड़ा रिस्क लेने का टाइम आ गया है, चाहे 6 साल हो गए, कोई बात नहीं। रातों रात 31 दिसंबर 2017, मतलब 1 जनवरी 2018 अपने आप से वादा किया, अब कोचिंग नहीं पढ़ाऊंगा, सब बंद कर दूंगा। फिर से घर वाले टेंशन में, फिर परेशान, अबे अब तो ये क्या कर रहा है। और मैंने 2017 में एंड में, मतलब दिसंबर के एंड में कोचिंग बंद कर दी, एक रूम में पैक हो गया और मैंने कहा कि अब अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बनाना है। और ये देखिए 4 साल हो गए आपके सामने। बहुत बेहतरीन। जो आजकल के यूथ है ना, जैसे मैं जब अपने दोस्तों से मिलती हूँ या अपने टीम में और भी जो हमारे साथ लोग हैं, उनको जब मैं देखती हूँ, मुझे ये तो समझ में आता है कि अब किसी को पढ़ने का शौक नहीं रहा। अब कोई किताबों में आंख गड़ा के आंख नहीं फोड़ना चाहता, सबके पास फोन है और वो स्क्रॉल करके अपना टाइम पास कर रहा है या वहीं से नॉलेज ले रहा है। अगर आज आपको कुछ भी सर्च करना हो तो आप किताबों में जाके, डिक्शनरी में जाके या कहीं और खोजते नहीं है, आप गूगल पे सर्च करते हैं। ऐसे में एक शख्स जो खुद भी यूथ है, वो यूथ को कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मोटिवेट कर रहे हैं। आजकल सब बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे जो एलकेजी यूकेजी वाले बच्चे हैं ना, उनके वजन से ज्यादा तो उनकी बैगों का वजन है। ऐसा तो हमारा पढ़ाई का कल्चर हो गया है। ऐसे में जब हम आपके वीडियोस देखते हैं तो बड़ा सुकून सा मिलता है। मुझे नहीं पता कि हम उससे चार्ज अप होते हैं या नहीं, दूसरा किसी काम के लिए मोटिवेट होते हैं या नहीं, पर कुछ आधे घंटे 1 घंटे के लिए बड़ा अच्छा सा फील होता है, सुकून सा फील होता है। मुझे ये बताइए, ये सुकून कहाँ से आता है, मतलब कैसे आता है ये सुकून? 2 चीजें हैं इसमें। एक होता है कि आप सिर्फ जड़ बनाने पर काम कर रहे हो, पहली चीज ये होती है, या फिर आप ऊपरी चीज, सिर्फ ऊपरी बेस तैयार करने में लगे हो लाइफ में। तो जीवन में अधिकतर जो लोगों का नंबर है ना, वो सिर्फ ऊपरी चीजों को बेस बनाने में लगा हुआ है। सिर्फ ऊपर कि बन गया, अच्छा अब घर बना लेता हूँ, अच्छा बन गया, अच्छा चलो घर बना लेता हूँ। वो कभी भी वो पिलर, वो बेस, वो जड़, उसको कभी भी मजबूत करने में अपना समय नहीं बिताते हैं। मैं चाहता यदि तो मैं भी ऐसे ऊपरी पढ़ के और कुछ भी मोटिवेशन देने लगता, पर मेरा अपने आप से क्या प्रॉमिस था कि मुझे सीखने का बड़ा शौक है, बहुत ज्यादा शौक है। मैं कुछ भी चीज देखूंगा ना, अभी मेरे को इतने सब्जेक्ट आते हैं, मैं अभी थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मेरी लाइफ का लक्ष्य क्या है, मैं 5 चीजों पे कमांड कर रहा हूँ अभी। जैसे आपने बताया ना स्कूल के बैग बड़े हो गए, तो मैं कैसे चीजों को छोटा करके ना मैं लोगों की लाइफ चेंज करूंगा, वो बता रहा हूँ। आप भी ये वाली चीज याद रखना हमेशा, आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी और चेंज हो जाएगी। क्या है वो 5 चीजें? हमें अपनी लाइफ में ना सिर्फ 5 उंगलियों पे ध्यान देना है। ये 5 उंगलियां हैं, इन पे ध्यान देना है। आज के बाद ये 5 उंगलियां जब भी देखोगे ना, आपको मेरी बातें हमेशा याद रहेगी। ये 5 चीजें जिसने सुधार ली, उसकी मुट्ठी बन जाएगी और उसको जीवन में कोई भी व्यक्ति हरा नहीं पाएगा। क्या है ये 5 उंगलियों में? ध्यान से देखना। सबसे पहला ना, हमको सारे काम से पहले अपने आप को फिजिकली फिट करना है। क्या करना है? फिजिकली फिट करना है। आप कितने ही अमीर हो जाओगे, आपको छोटी सी भी बीमारी हो गई ना, आप घबरा जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आप डॉक्टर के चक्कर लगाओगे। आप सारा काम पहले छोड़ दो, पढ़ाई करना छोड़ दो, लिखना छोड़ दो, सब सीखना छोड़ दो। सबसे पहले देखो अपनी बॉडी के बारे में, अपनी बॉडी को जानो कि आप फिजिकली फिट हो कि नहीं यार, स्मार्ट हो कि नहीं, फिजिकली स्मार्ट हो कि नहीं। आप 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करते हो तो क्या आपको थकान महसूस होती है? आप किसी से बात करने जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है और क्या हाल चाल, ऐसा बात करते हो? या फिर आप चार्ज अप हो, आपको कैसा लगता है? सबसे पहली उंगली सबसे पहले तैयार कर लो। क्या है वो पहली उंगली? आपका फिजिकल फिटनेस। ये तैयार हो गया, मैं फिजिकली फिट लग रहा हूं आपको कि नहीं लग रहा हूं? मस्त। तो मैंने सबसे पहले अपने आप को फिजिकली फिट किया कि मैं घंटों भी मेहनत करूंगा ना तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पसीना बहेगा, बहने दो, दर्द होगा, होने दो, सह लूंगा, सब फिजिकली फिट हूं। दूसरा, जब फिजिकली फिट हो जाओगे ना, उसके बाद दूसरी उंगली पे आना। दूसरी उंगली है मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस का मतलब होता है कि आप सीखने में कैसे हो। कोई भी इंसान सीखने में बुरा नहीं है, बस दिक्कत यह है कि उसको पता नहीं है कि सीखा कैसे जाता है। एक चीज किसी बुरे टीचर के द्वारा जब पढ़ाई जाती है तो हमें समझ नहीं आती है, पर कोई अच्छा टीचर उसी चीज को पढ़ाता है तो जल्दी समझ में आ जाती है। कई बार गलती बच्चों की नहीं होती है, गलती सिखाने वाले की होती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि सिखाने का सही तरीका क्या है।
तो हमें पहली उंगली तैयार करने के बाद दूसरी उंगली पर ध्यान देना है कि आपका मेंटल फिटनेस कैसा है, आप मेंटली फिट हो कि नहीं हो, अपने आप को जानो। इसके बाद जब आप जान जाओगे कि मेंटली फिट कैसे होंगे, ये मैं सिखाने वाला हूं, पूरी दुनिया को सिखाने वाला हूं। जब ये दो चीज जान जाओगे तो जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब पहला फिजिकल हो गया, दूसरा मेंटल हो गया, शारीरिक रूप से ठीक हो गए, मानसिक रूप से ठीक हो गए। लेकिन मैं क्या समझाना चाहता हूं, आपने कई सारे ऐसे पढ़े लिखे अच्छे लोग देखे होंगे जिनका शरीर भी अच्छा है, लेकिन जिनके इमोशंस बहुत कमजोर है, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ज्यादा वीक है इमोशनली। तो पहला मेरे फिजिकली फिट साथ हो ये गए, प्रॉब्लम है। पहला फिजिकली फिट हो गए, दूसरा मेंटली फिट हो गए, लेकिन तीसरा अपने इमोशंस पर उनका कभी भी काबू नहीं होता है। तो दो चीज फिट करवाने के बाद हमें तीसरा चीज फिट करवाना है, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल फिटनेस। ये तीसरी चीज भी ठीक करवाना है, ताकि इमोशंस ठीक हो गए ना तो मजा आ जाएगा। क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में पड़ता है ना, तो उस टाइम क्या कहता है पता है, कि मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा। लेकिन जैसे ही उसका इमोशन उसके कंट्रोल में नहीं रहता ना, तब वो कहता है मैं तेरी जान ले लूंगा। तो थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, और अब कह रहा है ले लूंगा। इसका मतलब उसका इमोशनल कंट्रोल बैलेंस उसके हाथ में नहीं है। तो ये भी हमको इंडियंस को और अच्छे से सिखाना है। चौथी जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कोई व्यक्ति फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, इमोशनली भी स्ट्रांग है, पर पैसा ही नहीं है, तो ये तीन चीज का करेगा क्या जीवन में, है ना। सही बात है। तो चौथी हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाना है फिर हमको, कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू इन्वेस्ट इट, पैसा होता क्या है और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाई जाती है। कम एज में आप इतना पैसा कैसे कमा सकते हैं कि आप जीवन भर फाइनेंशियली फ्री रहें, आपको पैसा कमाने की जरूरत ना पड़े, मतलब आप अपनी मर्जी के हिसाब से काम करें, नहीं तो काम नहीं करना है तो मत करो। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, चौथी चीज हम वो सिखाना चाहते हैं। जब ये चारों हो जाएगी, फिजिक भी अच्छा है, मेंटल भी अच्छा है, इमोशंस भी अच्छे हैं, पैसा भी आ गया, अभी जीवन में क्या बचा, तब लास्ट में बचता है आपका स्पिरिचुअल फिटनेस, आध्यात्म, और वो आता है अंत में। और जब ये पांचों चीज मिल जाएगी तो हम इसकी एक मुट्ठी बनाएंगे और भारत को जो है बहुत आगे लेके जाएंगे। ये मेरा लक्ष्य है एक्चुअल में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपसे जो हमने बातचीत की है उसमें दो तीन चीजें मुझे समझ में आई। उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में सार बताती कर हूँ, क्या मैं सही हूँ या नहीं। पहला जी। तो ये कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन एक कोई सपना होता है ना, या एक कोई ऐसी चीज होती है जो हमें बहुत चोट पहुंचाती है, फिर उसके लिए हम इतने ताकतवर बन जाते हैं। और फिर अभी जो आपके वीडियोज आते हैं लगातार, उसमें आप गीता को बताते हैं। इतनी मोटी सी किताब आप पढ़ रहे हैं, जबकि आप पहले पढ़ने के बिल्कुल शौकीन नहीं थे। तो कोई एक कारण रहा होगा जिसके लिए आदमी इतना मोटिवेट हुआ कि जो पढ़ना नहीं चाहता है वो इतनी मोटी किताब पढ़ रहा है। मैं बताऊं, बहुत से लोग जो हैं वो गीता को पढ़े ही नहीं, उसमें से शायद मैं भी हूँ। मैंने सिर्फ टीवी वगैरह में जो थोड़ा मोड़ा देखा कार्यक्रम, है। शो, प्रोग्राम वगैरह आता है, वही देखते हैं, किताबें नहीं पढ़ी। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई की किताबें नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ना पड़ता है क्योंकि नंबर लाना है, पास होना है, तो पढ़ लेते हैं। लेकिन एक जरूरत कभी महसूस नहीं हुई कि गीता को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ी हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वो एक चीज मुझे समझ में आ रही थी। दूसरा एक चीज और समझ में आ रही थी कि जब आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको कई बार बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब आपने छोड़ा, फिर एक आपकी खुद की एक संस्था थी जो बहुत अच्छी चल रही थी, आप बच्चों को पढ़ा भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे, सीख भी रहे थे, अच्छी जिंदगी कट रही थी। लेकिन आपका, क्योंकि आपका सपना वो नहीं था, इसलिए आपने एक अच्छी जिंदगी, एक चलती हुई जिंदगी को ट्रैक से उतार दिया, सिर्फ सपने पूरे करने के लिए। ये जो आप कर रहे थे, क्या वो सलाह आप अपने यूथ को दे सकते हैं, जो अभी हमारे जो यूथ हैं उनको आप देंगे कि मतलब जिंदगी एकदम चल रही है अपनी रफ्तार से और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप उसको छोड़ दें? कर पाएंगे क्या? बिल्कुल दूंगा। और मैं ये कहूंगा कि अक्सर लोग तब रिस्क लेते हैं जब वो बहुत नीचे होते हैं, तब तो रिस्क लेना ही है यार, क्योंकि उससे नीचे क्या ही होगा, क्या ही जीवन बदलेगा आपका। लेकिन मैं जो करता हूं वो आप सबको सलाह दूंगा कि असली रिस्क का मजा, जो दिल में धक धक होती है, उसका मजा तब है जब आप सबसे टॉप पे हो और उसके बाद कोई बड़ा रिस्क लो। अक्सर लोग उसमें चूक जाते हैं, क्योंकि वो जब टॉप पे होते हैं तो उनको लगता है इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, बस यही यही मैं हार मान लेता हूँ, या बस यही सक्सेसफुल होना होता है। ऐसा नहीं होता है। लाइफ में जब आप सबसे टॉप पे होते हो तब रिस्क लेते हो, और जो अगली छलांग होती है वहां पे जो आपके दिल में भाव आते हैं, हाँ, नहीं नीचे भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है नीचे, नहीं, पर आपकी कोई स्टोरी दिक्कत नीचे नहीं है। वाली नहीं रही। तब आपने जब छोड़ के दूसरा कुछ किया तो वो बड़ा ही किया है।
हाँ, और मैं हर 5 साल में 4-5 साल में काम बदल देता हूँ। ये पांचवा साल चल रहा है मेरा। इस साल मैं ये फिर से बदलने वाला हूँ। अब मैं कुछ और बड़ा करने वाला हूँ। यूट्यूब छोड़ रहे हैं आप? ये बहुत बड़ा ऐलान कर। अच्छा देखिए, मैंने आपसे हो पहले भी सकता है बात कि की, मैं आप छोड़ दूं। मैंने पहले भी आपसे बात की, आपने वो पॉइंट को अभी भी क्लियर नहीं किया है। मतलब ऐसे कैसे आप अचानक यूट्यूब पे चले आए, वो तो बताइए। किसको देखा था आपने पहली बार? कहाँ से आइडिया आया कि मतलब वीडियो बनाएंगे? किसी को तो एक देखा दिन होगा, नहीं, किसी को देखा नहीं था। कुछ भी तो सोचा मेरी होगा। मेरी क्लासेस तो चल ही रही थी, है ना, मेरी क्लासेस चल रही थी। मेरी क्लास में एक बच्ची आती थी जो कि बहुत अच्छा गिटार बजाती थी, है ना। तो उनकी वीडियो यूट्यूब पे थी? नहीं नहीं नहीं, उनकी वीडियो नहीं। हाँ मतलब मुझे भी गिटार बजाने का बहुत शौक है, क्योंकि मैं म्यूजिक का बड़ा शौकीन हूँ। तो मैंने फ्लूट बजाना हम्म सीखा, गिटार बजाना सीखा, मुझे हारमोनियम बजाना आता है। मुझे लगभग सारे जो इक्विपमेंट होते हैं वो बजाना आते हैं। तो मुझे भी शौक था। अब वो वीडियो डाल रही थी और उसने कहा, सर देखिए मैंने वीडियो डाला है, इतने व्यूज आए, 500-600 व्यूज आए। मैंने बोला यार ये लड़की वीडियो डाल रही है, इसके 500-600 व्यूज आ रहे हैं, तो हम भी कुछ तो कर ही सकते हैं, मतलब मैं भी डालूंगा तो कुछ तो हो ही जाएगा। और ईश्वर की कृपा 100 रही 200 लोग तो कि देखेंगे ही। हाँ देख लेंगे। तो हमने क्या किया, गिटार वाले वीडियो नहीं, मैंने अपनी बातों के और ऐसे टॉक्स के वीडियो डालना शुरू किए। और शुरू में आते थे 50 व्यूज, 200 व्यूज, 250, तो हम बड़े खुश हो जाते थे। तो हमें लगा कि इसको हम्म। किया जा सकता है, अच्छे से किया जा सकता है। और इस पे मैंने 3-4 महीने रिसर्च करके इस पे एक बड़ा फैसला लिया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ किया जा सकता है क्या। वो मैंने फिर किया, और फिर फैसला ले लिया 2017 के अंत में कि भैया 2018 से सब बंद, ये अपना अल्टीमेट चीज यही होगी। और थोड़ा रिसर्च भी किया था कि कितना उस समय कितना व्यूज था जब आपने डिसाइड किया कि काम छोड़ेंगे और अब यूट्यूब पे मतलब वीडियोस वगैरह बनाएंगे? मतलब 200-300। कितनी ताकत चाहिए डिसाइड करने के लिए कि जितना भी हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जितना भी स्ट्रगल किए हैं, सब ताकत छोड़ो, इधर हटाओ, मुझे चाहिए, कुछ। ताकत इधर चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ताकत इधर चाहिए, हम्म दिल में आपके इतना ज्यादा दिल भरा होना चाहिए कि आवाज आना चाहिए अंदर से। यहाँ यहाँ से नहीं आना चाहिए, इधर से आवाज आना चाहिए। इधर से आवाज आती तो नहीं है, पर कहते हैं ऐसा कि यही आवाज यहाँ जाती है। इधर से आवाज आना चाहिए कि ये आप कर सकते हो। उस टाइम ना इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर थे जो कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, और वो बहुत व्यूज कमा रहे थे, बहुत फेमस हो रहे थे। मैंने बोला यार ये तो पता नहीं गलत गलत बोल के भी व्यूज कमा रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। तो मैंने बोला मैं तो हम्म थोड़ा ठीक ठाक बोल सकता हूँ, मतलब मैं क्योंकि लाइफ को इतने अच्छे से देखा है मैंने, तो मैं अपनी लाइफ का हम्म। एक्सपीरियंस तो शेयर कर ही सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर ज्यादा था कि यार जब ऐसे लोग आगे आ सकते हैं। हालांकि बाद में वो सब लोग फिर मेरे दोस्त भी बन गए, जिनको मैं देखा करता था ये क्या इतने बात है। बड़े हो गए। और हम्म। उनके सारे रिकॉर्ड ब्रेक ब्रेक कर दिया हमने। उनके चैनल्स पे अभी भी 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, लेकिन हमने 2-2 चैनल पे 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिए हैं। खैर वो क्या बात बात है। नंबर का नहीं है, सब दोस्ती यारी है। ऐसा मैं मतलब मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, या वो भाव नहीं मेरा। पर मैं कह रहा हूँ कि यदि आपको दिल से पता हो, दिल से आवाज आती है, तो चाहे अभी आपके कोई कितना भी आगे दिख रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी किताबें पढ़ते हैं आप? मतलब अगर एक महीने में बात करें तो कितनी किताबें पढ़ते होंगे? कोशिश करता हूँ मैं 7 दिन में एक किताब खत्म कर लूँ, कोशिश करता हूँ। नॉवेल्स होती हैं वो, या नहीं 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 ग्रंथ होती हैं? नहीं, नॉवेल नहीं पढ़ता हूँ, नॉवेल नहीं पढ़ता हूँ मैं। नॉवेल तो इट्स लाइक फ्रिक्शन, कोई कहानी होती है नॉवेल में, तो वो नहीं पढ़ता हूँ मैं। मैं सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, लेकिन अब मेरी सेल्फ हेल्प बुक्स पे भी बहुत अच्छा कमांड हो गया है। तो मैं डीप स्टडी कर रहा हूँ, मतलब अभी आ, ग्रंथों पे? आ, हाँ मतलब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इधर होगा अपने सारे वेद हैं। अथर्ववेद, हाँ सामवेद, यजुर्वेद, सारे वेद हैं मेरे पास। तो मैं सारे वेदों की स्टडी कर रहा हूँ। इसके बाद आयुर्वेद को बहुत अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा स्टडी कर रहा हूँ। तो बेसिक टॉपिक मेरे सारे क्लियर है कि कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है। मैं थोड़ा एडवांस लेवल पर भी जाके उसको स्टडी कर रहा हूँ। और मेरा भरोसा ये रहता है, मतलब बोलने से पहले पहले थोड़ा रिसर्च कर लो, स्टडी कर लो, खुद जान लो, फिर बोलो। कई लोग पहले मार्केट अपनी में है बात में बिना वजन ले जाने। आए। पहले अपनी बात में वजन तो हाँ ले आए, तब तो लोग सुनने आएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, नहीं सुने बहुत तो अभी अच्छा भी आ लगा रहे आप। हैं। नहीं नहीं, तब और ज्यादा वजन होगा और ज्यादा लोग सुनने आएंगे। जी जैसे आप कुछ बिल्कुल। गंभीर बात करें तभी तो कोई सुनने आए, नहीं तो फिर हल्के में तो सभी बोल रहे हैं। सही बात। मुझे थोड़ा बताइए ना कि आप यूथ को कैसे मोटिवेट करेंगे इस तरफ आने के लिए कि वो पढ़ने की तरफ आए। इतना बिजी लाइफ है सबकी जिंदगी में, सोशल मीडिया के तमाम चीजें हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और भी न जाने क्या क्या। अ, कैसे पहले पढ़ने की तरफ बच्चे हैं? आपको शायद मेरे बारे में पता होगा कि मैं सिर्फ 12th पढ़ा लिखा हूँ, मतलब 12th के बाद मैंने कभी पढ़ाई नहीं की।
ये पता है आपको? ये नहीं नहीं पता था पता मुझे। था। हाँ, तो मेरा ना अपने आप से एक वादा था कि मैं पर उस आपकी टाइम बातों बहुत में वजन बहुत ज्यादा होता है, मतलब मैं डबल ग्रेजुएट हूँ और अभी तो पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा दूसरा चला है, एक हो चुका है, तो मैं कहूँ कि डबल ग्रेजुएट डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो फिर मुझे ऐसा तो लगता है कि जब मैं आपकी बातें सुनती हूँ तो बड़ी भारी सी लगती हैं, अपनी बड़ी लाइट वेट लगती है, मतलब नहीं, ऐसा कुछ हल्का नहीं हल्का है। सा फील होता है। उसका सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि मैं लाइफ के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हूँ, और मैं ना हर दिन, मतलब मुझे नहीं पता कि आप हर दिन कितना पढ़ते होंगे, कितना सीखने की कोशिश करते होंगे, और मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखें। मैं बिल्कुल। आपका वो जो सवाल था पढ़ने के लिए कैसे मोटिवेट करते हैं, मैं बहुत सिंपल बात कहता हूँ, बहुत सिंपल बात कहता हूँ। बिना लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति, है ना, वो कुछ नहीं हम्म। कर सकता। जिस दिन आपको पता चलता है ना कि मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, उस दिन आप खुद से सुबह जल्दी उठना भी शुरू कर देते हैं, समय से सोना भी शुरू कर देते हैं, कितने घंटे मोबाइल चलाना है वो भी शुरू कर देते हैं, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कौन इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं इंपॉर्टेंट है। लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर पल्लवी, आप खुद से खुद उसके से ही जवाब जान सोल्यूशन। जाओगे। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है। जब आपको बिल्कुल। पिकनिक जाना होता था तो कैसे भी करके मम्मी पापा को मना लेते थे ना कि मम्मी पापा जाना है, प्लीज जाने दो ना, बहाने भी बना हम्म। लेते थे, पैसे भी जुगाड़ लेते थे, सब कर लेते थे। बस लाइफ भी ऐसे ही है, लक्ष्य भी ऐसे ही है। जिस दिन आपको पता होगा ना, मुझे पता है यार कि मुझे कहाँ जाना है, अभी मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो मुझे पता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो उन टॉप के लोगों के साथ कैसे बैठूंगा उठूंगा, उनसे कैसे, या वो, बिल्कुल। मैं तो सिंपल चीज सोचता हूँ, मेरे अंदर अकल ही नहीं है इतनी, तो वो मुझसे बात क्यों करेंगे यार? समझो कि यदि मेरे अंदर हम्म। उनके इतनी अकल नहीं है, मेरे अंदर उनके इतना नॉलेज नहीं है, तो वो मुझसे क्यों बात करे? और सही भी है, वो अपनी कैटेगरी के लोगों से बात करेंगे। तो मेरा लक्ष्य क्या है कि मुझे और आगे बढ़ना है, मेरा लक्ष्य अपने जीवन को और आगे लेके जाना है और नॉलेजेबल बनना है। हर बच्चा जब ऐसा सोचना शुरू कर देगा ना, पैसे के बारे में नहीं सोचेगा, नॉलेज के बारे में सोचेगा, जीवन को इस टाइप से देखेगा, हर व्यक्ति, मैं तो कह रहा हूं हर व्यक्ति बहुत आगे जाएगा। आप खाली टाइम में टाइम पास के लिए क्या करते हैं? मतलब अभी तो आपने बताया कि किताबें पढ़ते हैं, बोर तो होते ही होंगे किताबें पढ़ते पढ़ते। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं टाइम कुछ को तो पास होगा नहीं। टाइम पास, जैसे गेम नहीं खेलना, नहीं नहीं ये सब ऐसा, नहीं नहीं थोड़ा नहीं, घूमना। ये वाला वर्ड जो है ना मेरी लाइफ में, एक्चुअल में जैसे कई लोग कहते हैं टाइम ना कि, पास नहीं है। हाँ हाँ, मेरी लाइफ में सुबह से शाम तक, सोने तक, ये वाला शब्द नहीं होता कि मुझे टाइम को पास करना है, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल में मुझे लगता है कि टाइम कम तो थोड़ा नहीं है, कम पर पड़ हाँ, जाता है। नहीं 24 कम घंटे तो से नहीं थोड़ा पड़ता। बड़ा होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं चाहता हूं मैं कि 24 घंटे से बड़ा हो जाए, लेकिन हाँ, जितने टाइम मैं सुबह से लेकर शाम तक जो मेरा रूटीन रहता है कि अभी शूट करना है, अभी इंटरव्यू है, अभी सेमिनार लेने जाना है, तो पूरा टाइम शेड्यूल फिक्स रहता है। जिस भी टाइम शेड्यूल से, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे ही मेरी आपसे बातें खत्म होंगी, मेरी किताबें पढ़ने का टाइम चालू हो जाएगा। उसके बाद मेरी टीम को कुछ काम होगा, वो मुझे बता देंगे, मैं वो काम कर लूंगा जैसे ही वो खत्म होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़े टारगेट है। मुझे वो पूरा जो 5 उंगलियां बताई है ना, वो वो 5 पूरा उंगलियों करना को है। हाँ, मुझे फिजिकल फिटनेस को कंप्लीट करना है, तो मुझे पूरा आयुर्वेद पता होना चाहिए, क्योंकि मैं कैसे सिखा पाऊंगा लोगों को जब मुझे ही नहीं पता होगा। हम्म। जब मुझे मेंटल फिटनेस की बात करना है, लोगों को सिखाना है वो, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं लोगों के माइंड को कैसे ग्रो करवा सकता हूँ। ऐसे सारे पक्ष ना, जब तक मैं खुद नहीं सीख पाऊंगा तो कैसे सिखाऊंगा? और हर इंसान ना अपनी अपनी लाइफ में इन इन पांचों चीजों में से देख लेना, एक एक में संपूर्ण होता है। कोई फिजिकल में संपूर्ण है, उसके नॉलेज में संपूर्ण है, तो कोई मेंटल के उसमें संपूर्ण है, कोई पैसे वाली बात बता रहे तो वो सिर्फ पैसे की बात बताता है। पर मैं ऐसा एक नहीं साथ बनना चाहता। पांचों में लोग नहीं होते हैं, मतलब होते होंगे 1-2% कोई इंडिया में। बहुत कम लोग हैं। जैसे हम्म। अभी इंडिया के अंदर संदीप माहेश्वरी जी है, वो जब बात करते हैं तो हर लेवल की बात करते हैं। वो पैसे की भी बात हम्म। समझा सकते हैं आपको, वो फिजिकल फिटनेस की भी बात समझा सकते हैं, वो इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात समझा सकते हैं। तो वो एक ऐसे इंसान लगते हैं मुझे कि वो हर टाइप की बात समझा सकते हैं। जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ वो है अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर है, वो एंथोनी रॉबिन्स, जिनको टोनी रॉबिन्स के हम्म। नाम से भी जाना जाता है। वो मेरे गुरु मानता हूँ मैं उनको। और जिस मुलाकात हुई बुक है पर, आपकी कभी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। वही ना, मैंने थोड़ी देर पहले वही कहा ना, अभी उनके उस साथ काबिल मुलाकात बन रहे करना हैं है। आप। हाँ, बिल्कुल सही। तैयारी कर रहे हैं। हाँ, उनसे मुलाकात करना है तो फिर उनके लेवल पे जाना पड़ेगा ना। अ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा जो आप इतना ज्यादा समय निकाले हमारे लिए। मुझे ना बड़ा मन था कि जब ऐसे लाइन्स हम सुनते हैं
मोटिवेशन टाइप की। तो मेरा ये तो था कि जो लोग ऐसी लाइन बोलते हैं वो कितना मोटिवेट होते होंगे, वो कैसे इंसान होते होंगे, उनसे बात तो करना है, बात करके तो ये आज तो पता चल समझना है गया। कि हाँ, वो तो समझना था कि कैसे टाइम मैनेज करते हैं, कैसे दोस्तों के लिए समय निकालते होंगे, कैसे परिवार वालों को समय देते होंगे। उन लोगों की लाइफ में भी इतना ही खिचड़ी है जैसे हम लोगों की जिंदगी में, मतलब परेशानी है, सुबह उठ के नहीं, इस चीज के लिए परेशान है, अरे ये काम नहीं हुआ उसके लिए परेशान है। बड़े सुलझे हुए लगे आप, मतलब मुझे लग रहा है कि बड़ी परेशानी हुई इस इंटरव्यू में, कभी आवाज की प्रॉब्लम आ रही है, कभी नेटवर्क की आ रही है, मतलब मेरे चेहरे पे एक बार सिकन आ रहे थे, क्या है यार, हमेशा दिक्कत ही नहीं, हो रहा है। आप बड़े नॉर्मल रहे। तो हाँ, ये मुझे लगता है क्योंकि कि आपकी पढ़ाई की वजह से है ना, ये जो आप ये मेरी पढ़ते हैं। ये मेरी तीसरी उंगली कंप्लीट है। मैं इमोशनली अच्छा, जानता हो गया हूँ है। को। हाँ, ये सब तो कंप्लीट है ना मेरा। मैं तो एडवांस अच्छा, कोर्स कर कितना रहा हूँ पूरा इनका। पांचों पूरा हो गया आपका? पांचों जो आपने हमें हाँ, 5 फिग बताए। अच्छा। मेरा पांचों पूरा है। मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे पता है। स्पिरिचुअल मुझे पता है क्या होता है। पैसे में फाइनेंशियली फ्री हूँ। मैं वो कहना दिखता नहीं भी है, चाहता वो था। जब हम, नहीं नहीं, वो दिखता है हाँ। हमें, इतना हमें तो पता है क्योंकि हम भी क्रिएटर हैं, तो हम देख सकते हैं जाके कि आपका कितना अर्न होता है एक महीने में। वो मैं हाँ, भी रिवील नहीं कर रही हूँ कि कितना आप वो लाते हैं, तो नहीं तो फिर अगले दिन हाँ, तो आपके मैं घर पहुंच फाइनेंशियली ना जाए फ्री लोग। हूँ। हाँ, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। मैं मेंटली फ्री हूँ क्योंकि मैं हर चीज सीखता हूँ और मैं उसको परफेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये फ्लूट है, ऐसे ही फ्लूट है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब मैं मेंटली भी फ्री हूँ। मुझे जब जो सीखना होता है ना, मैं सीख लेता हूँ। मैं गिटार बजा सकता हूँ, मैं फ्लूट बजा सकता हूँ, मैं हारमोनियम बजा सकता हूँ, मैं किताबें पढ़ सकता हूँ। मुझसे कोई भी काम करवा लो। मैं आपकी बाइक भी सुधार सकता हूँ क्योंकि वो मैंने बचपन से किया है। मैं स्कूटी चलाती हूँ वैसे। बहुत अच्छा लगा हाँ, आपसे तो बात स्कूटी भी करके, ठीक कर बहुत सकता बहुत हूँ। बाइक स्कूटी वही होती है। जी, जी, जी। बड़ा अच्छा थैंक यू। लगा आपसे बात करके। इतना ज्यादा समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू और पल्लवी जी। और जिनको हम थैंक यू। स्क्रॉल कर करके जिनकी वीडियोस देखा करते थे, आज उनसे 1 घंटे के आसपास हमने बात की है। तो मतलब मैंने भी मेहनत की है कि आप हमसे बात करने को रेडी हुए हैं। अपनी भी थोड़ी तारीफ कर लूं, बड़े देर से आपकी तारीफ कर रही थी नहीं, इसलिए। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो पल्लवी जी, आपने भी बहुत बहुत अच्छा रोल निभाया अपना। और ऐसे ही जब मेरी आपसे बात होनी थी तो उससे पहले ही मैंने कुछ दिनों पहले आपका कोई आप स्ट्रीट में या किसी गांव में कुछ इंटरव्यू लेने के लिए गए थे। तो ऐसे ही रैंडमली आपका एक वीडियो मेरे सामने आ गया था और शायद मैंने वो देखा था। और जब टीम ने आपका नाम बताया और मैंने चेक किया कि कौन इंटरव्यू लेने वाला है, तो मैंने बोला कि इनका इंटरव्यू या इनका जो शो है या जो प्रोग्राम आपका चलता है, कुछ दिनों पहले ही रैंडम फीड में आया था मेरा। तो मैंने आपका काम भी देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी पूरी टीम जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और जिस बेबाकी के साथ आप लोगों से बात करते हैं वो काबिल तारीफ है। मतलब बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही आगे बहुत बढ़ते धन्यवाद। रहिए, नॉलेज को बढ़ाते रहिए और ऐसे ही सफलता की जो ऊंचाई है, सीढ़ियां हैं, उनको पार करते रहिए। बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ये आपको और बातचीत आपकी कैसी पूरी लगी टीम है? को बहुत बहुत थैंक यू। आपको ये बातचीत कैसी लगी है? आपने क्या कुछ नया सीखा है? मैं तो बहुत कुछ सीखी हूँ और मुझे लगता है जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता भी दूंगी कि 1 घंटे में मैंने करीब 3-4 चीजें सीखी है अलग से, जो मुझे लगता है कि एक सुलझे हुए जी। इंसान ही समझा पाते, नहीं तो हमें तो वैसे भी समझ नहीं आता है। हम तो परेशान ही हैं अपनी जिंदगी में, एक एक चीज को लेके परेशान है। तो जब हम सामने वाले इंसान को ऐसे देख रहे हैं मुस्कुराते हुए, जिनकी लाइफ में ऐसी हाँ, भागम भाग नहीं है, जो आराम से बैठे हुए हैं, जो आराम से अपनी चीजों को आराम से हैंडल कर रहे हैं। परेशानी आपकी लाइफ में भी है, हमारे में भी है, लेकिन जो सुलझे हुए इंसान होते हैं वो उसको आराम से, जैसे बॉल आ रही है एकदम तेजी से और उसको ऐसे आराम से खेल जा रहे हैं, वैसे आपसे बात करके हमें लगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।